नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में आज हम ऐसे प्रदेश की बात करेंगे, अगर वो प्रदेश को दुनिया के अगर देशों की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 5वें नंबर पे पड़ेगा और उस प्रदेश की राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति तय करती है। और 2024 की इलेक्शन में जो सुनामी उस प्रदेश में आई, उसकी वजह से मोदी जी थोड़े धीमे पड़ गए। और ऐसे शख्स के साथ हम बात करेंगे जो मैं समझता हूं कि इस देश का युवा नेता, जो आगे वाले वर्षों में सालों में हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगा। ऐसा नेता जिसको विरासत में भी सत्ता मिली और जिसने अपने बलबूते के साथ अपना नाम सारे प्रदेश में, देश में जाना माना नाम, वो हैं अखिलेश यादव जी। आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। मैं जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट में आया तब आपकी पैदाइश हुई थी और जब से मैंने वकालत शुरू की, आपका नाम, नेताजी का नाम हम सुनते आए। और सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी से आपने अपना राजनीतिक जीवन बनाया है, 2004 में आप लोकसभा में आए, 2009 में आए, 2012 से 17 तक आप चीफ मिनिस्टर रहे, बड़ी बड़ी योजनाएं आपने चालू की, आगरा एक्सप्रेसवे, मतलब कि जो आपने डेवलपमेंटल वर्क्स किए शायद ही किसी ने किए हों, और जो सोशल काम आपने किया, चाहे वो विद्या धन की स्कीम हो, चाहे वो लैंड लाइन हो, महिलाओं के लिए लाइन हो, चाहे वो आपने कई और ऐसी योजनाएं की। तो लेकिन उसके बावजूद 2019 में आपको उतनी सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट शुरुआत करते हैं हम 2024 से। जो सुनामी उत्तर प्रदेश में आई, तो बताइए कैसे आई। मैं धन्यवाद देता हूं, और आपने पूरा परिचय भी दिया। और सच्चाई ये है कि पूरा देश इंतज़ार कर रहा था ऐसे ही परिणाम के लिए। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंडिया अलायंस और पीडीए रणनीति की मदद की, और उसका परिणाम ये हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी 70 या 80 में 80 सीटें जीतने की बात कर रही थी, वो बहुमत से पीछे रह गए। और आज भी अगर हम गिनती देखें, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी ना हारी होती तो आज उनकी बहुमत की सरकार होती। जितना इंडिया अलायंस ने हराया, समाजवादी पार्टी ने उनको हराया, वो सीटें अगर वो जीत गए होते तो बहुमत की सरकार होती। सही बात है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें रोका, और जो जनता चाहती थी वही मुद्दे उठाए, जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस प्रत्याशी को चाहती थी, हमारी कोशिश रही पार्टी के उसी तरह का प्रत्याशी उतारें। और परिणाम ये हुआ कि अगर हम वोट की गिनती के हिसाब से देखें तो जो प्रधानमंत्री जी 4 लाख 5 लाख के लगभग जीते थे, और उनके कार्यकर्ता इस चुनाव में कह रहे थे कि 10 लाख वोट से जीतेंगे। जीते ज़रूर हैं वो, लेकिन वोट से वो हारे हैं। इस तरह और भी उनके जो साथी थे, कई लोग, वो चुनाव नहीं जीत पाए, हार गए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आपका योगदान इसमें रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं देख रहा था आपने टिकटें किस किस को दी। आपने अपने यादवों को केवल 5 को टिकट दी, आपने 32 ओबीसीज को टिकट दी, आपने 16 दलित्स को दी, आपने 10 अपर कास्ट को दी, आपने 4 अल्पसंख्यक मुसलमानों को दी। ये रणनीति आपने बनाई और इसका परिणाम हमने देखा। ये आपको कैसे सुलझा? होता यूँ था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग हमेशा समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगाते थे कि उनके पास ये MY है, इसके अलावा उन पर कोई वोट नहीं है। तो आपने पीडीए कर दिया। तो इसलिए, क्योंकि उन MY को हराना था मुझे, उनके पास भी MY है, मोदी और योगी। तो जब उनके MY को हराना था तो मुझे अपनी रणनीति बदलनी थी। इसलिए पीडीए, जो बड़ी आबादी है, 90% लोग हैं,
उनकी आवाज़ बन करके वो गठबंधन बनाया, उस पर लगातार हम लोगों ने काम किया, संविधान की बात की, आरक्षण छीनने की बात कही, और जिस तरह उनके साथ भेदभाव हो रहा है कानूनी तरीके से सरकार के प्रशासन से, उन बातों को उठाया। उसका परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में वो आबादी हमारे साथ जुड़ गई और उसी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया। जो सपने देख रहे थे 80 में 80 सीटों का, वो उत्तर प्रदेश की वजह से बहुमत में नहीं आ पाए। मतलब कि एक तो होता है कि जनता के पास जाकर भाषण देना, दूसरी होती है जो रणनीति आप बूथ पे बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी बूथ की रणनीति सफल रही, क्योंकि पिछले कई चुनाव समाजवादी पार्टी जीती नहीं थी, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, उन्होंने ऐसा जाल फैला रखा था कि पन्ना प्रभारी उनके बहुत हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ था, बाहरी लोग उनके साथ थे। उनका जो सहयोगी दल है, एक सहयोगी परिवार है, वो लगातार ज़मीन पर भड़काने की बात, नफरत फैलाने की बात कर रहे थे। इसलिए ज़रूरी बनता था कि पूरी पार्टी के कैडर को, कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे करके कि भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से क्या उचित होगा, उसी तरह का संगठन बनाया, उसी तरह का प्रत्याशी तय किया, उन्हीं लीडर्स की जिम्मेदारी दी। उसका परिणाम हुआ कि इस बड़ी पार्टी से मुकाबला कर पाए। इसमें कोई इसका भी योगदान था कि जो योगी जी हैं वो आजकल मैंने सुना है कि थोड़ी दुविधा में हैं और बैकवर्ड कम्युनिटी उनके संग नहीं है, और ये जो केशव मौर्य ये जो चल रहा है, इसमें कितना सच है? बीजेपी के लोग बोलते तो ज़रूर हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके फैसलों में ये सबका साथ सबका विकास नहीं दिखाई देता है। और ये लड़ाई केवल दो लीडर्स की यूपी की नहीं है, सच्चाई तो ये है लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। अच्छा, वो तो मोहरा बने हुए हैं। जो एक नेता हैं, योगी जी को हटाना चाहते हैं, वो केवल मात्र मोहरा है। लड़ाई तो दिल्ली और लखनऊ की है। आपने कहा ना कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, तो इधर बाजार में चीजें देखते हैं कि समय समय ऑफर आता है। तो मैंने कहा पॉलिटिकल ऑफर भी दिया जाए उनको और कहा जाए कि हमारे पास तो हैं संख्या, अगर वो 100 ले आए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहुमत के पास पहुंच सकते हैं। तो इसका मैं समझता हूँ कि योगी जी को भी बहुत नुकसान होगा, और जो उथल पुथल जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा उसमें फ़ायदा आपको होगा अगली बार असेंबली में। इन्हें अपने जो कार्यकाल किया है और क्या फैसले जनता के लिए, उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये जो दूरियां बन रही हैं आपस में उनके, और दूरियों की वजह से जो जनता की काम नहीं हो रहे हैं, ये कोई कुर्सी बचाने के लिए आज का जो फैसला, हाल में जो फैसला आया लिया सरकार ने कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी तख्ती लगा लें, वो इसलिए लगाया उन्होंने क्योंकि वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। वो कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। जो कावड़िया की बात जो हो रही है, कावड़िया को, ये जो कावड़िया के लिए जाने वाले रास्ते पर, और खासकर उनकी नज़र थी कि मुस्लिम जो लोग हैं उनकी तख्ती लग जाए, वो रास्ता अपनाना इसलिए चाहते हैं वो इस तरह का क्योंकि उनके अंदर झगड़ा है। उस झगड़े को छिपाने के लिए ये सब फैसले लिए गए। पर वो कहते हैं कि अखिलेश जी आपके टाइम भी डायरेक्टिव तो आपने दिया था, ये कहते हैं। हाँ, नहीं ठीक बात है। क्योंकि वो उनके पास कागज होंगे, तो वो इसलिए नहीं था कि आप उससे नफरत फैलाएं। कोई भी चीज़ की जाती है तो रजिस्ट्रेशन होता है उसका। मान लीजिए हम अपनी गाड़ी पर ड्राइविंग लाइसेंस लगा के तो नहीं चलते हैं ना। नहीं, आपने जब कोई मांगता है तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं। मैंने सुना है कि जो आपका जो डायरेक्टिव था वो ये था कि भाई अगर आप रेस्टोरेंट है, जो आपका लाइसेंस है वो लाइसेंस आप दिखाइए, दिखना चाहिए। और कोई आपका डायरेक्टिव नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब कि ये भी एक मैं समझता हूँ कि फैला रहे हैं, गलत चीज़ फैला रहे हैं, इनकी आदत है। क्योंकि जब बैकफुट पे चले गए, जनता इस फैसले के पक्ष में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि कारोबार जोड़ता है हमें। एक जगह पर क्या पता कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है कारोबार से। एक मुसलमान का रेस्टोरेंट है, उसमें सारे हिंदू काम करते हैं, ठीक बात है। तो अगर वहां जाके आप खाना नहीं खाओगे तो नुकसान किसको होगा? ठीक बात है। और इसी तरह बहुत सारी कारोबार हैं, दलित लोग हैं जो चलाते हैं, ठीक तो बात अगर वो कहने लगे कि हम इसके मालिक हैं तो उसका नतीजा क्या होगा सब जानते हैं। तो ये सरकार समझ नहीं पा रही है। कारोबार लोगों को जोड़ती है, कारोबार लोगों के बीच में उठना बैठना बनाता है। बहुत दुख की एक कारोबार से हर तरह के लोग जुड़े रहते हैं। ये केवल कुर्सी, वोट,
नफरत, इसलिए ये फैसला ले रहे हैं ऐसे। बट नफरत तो ये पिछले 10 साल से चला रहे हैं, अब तो इनको पता चलना चाहिए कि नफरत की बात अब जनता मान नहीं रही, जनता समझ गई है कि ये तो भाषणों की सरकार है, ये काम करने वाले तो है ही नहीं। जब ये अयोध्या से हार गए तो इनको पता है कि इस सांप्रदायिक राजनीति का अंत हो गया है। तो जो सांप्रदायिक राजनीति का जो दिया है वो फड़फड़ा रहा है, जैसे दिए आखिरी में बुझने से पहले रोशनी ज्यादा करता है, जी हाँ, हलचल ज्यादा मचाता है। बिल्कुल। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो रही है, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं कि कोई फैसला ऐसा लें कि लोगों के दिल और दिमाग में वो बात जाए जिससे कि दूरियां बने। लेकिन ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। लोग नौकरी चाहते हैं, काम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, उसके बारे में कुछ तो भला हो, बात- लोगों उसके का बारे में जीवन तो- बदले, उसके बारे में तो बात ही नहीं होती। उसके बारे में ये लोग कम सोचते हैं। केवल लोगों में दूरियां बन जाएं उसके लिए ज़्यादा ये विचार करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव के दौरान कितनी हद तक इन्होंने बूथ लेवल पे दखल अंदाजी की? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, मैं दे सकता हूँ। और मुझे याद है जब रामपुर का बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, इलेक्शन कमीशन की कोशिश ये रहती है और प्रशासन की कोशिश हमेशा ये रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वोट डालें आकर के। उत्तर प्रदेश में पहली बार देखा है कि शासन, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन भी इस कोशिश में था कि लोग वोट डालने ना आए। और ये तरीका इन्होंने वहाँ अपनाया जहाँ वो जीत नहीं सकते थे या उनको लगता था कि वो हारने वाले हैं। संभल में किया इन्होंने और कॉन्स्टिट्यूंसीज में किया, कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। कन्नौज में अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो जा करके बूथ पर समाजवादी पार्टी के जो एजेंट्स थे उनको डरा धमका रहे थे और अपने लोगों को उत्साह पैदा कर रहे थे। तो मशीन से सुना है बटन भी दबाते हैं जब उनको कई मालूम- जगह गए और मैंने तो एक वीडियो डाला था जिसमें हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जो उस पोलिंग बूथ पे जितने भी कर्मचारी थे वो सस्पेंड किए गए, कार्रवाई हुई उनके ऊपर। अच्छा। क्योंकि एक बीजेपी के नेता ने वहां पर उनके बच्चे ने वोट ही नहीं डाले बल्कि उसका वीडियो बनाकर, रील्स बनाकर के सोशल मीडिया पे डाला। तो वो 8 वोट डाले एक व्यक्ति ने, तो ऐसे तो और जगह भी किया होगा इन्होंने। तो मैं जब कन्नौज में चुनाव देख रहा था तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ पे जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मजबूरी में मुझे निकलना पड़ा। तो तब जाकर के प्रशासन ने थोड़ी सख्ती तो की। इसका मतलब ये जो 240 भी इनके आए हैं, असलियत तो थोड़ी बहुत सी जगह हैं, फर्रुखाबाद का इलेक्शन है, इतनी लाठी चली वहाँ और इतना दबाव बनाया प्रशासन ने। सुनने में आ रहा है कि वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनके पास दिल्ली से और लखनऊ से फ़ोन गया और उसका परिणाम बदल दिया। मुझे याद है अलीगढ़ का जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने पहले ही आरोप लगाया था प्रशासन पे और ये आरोप लगाया था चुनाव से पहले कि मुझे हरा दिया जाएगा और अंततः वही हुआ। पूरी जनता उनके साथ थी। आज भी वो कहते हैं कि उन्हें हराया गया। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां प्रशासन ने और वोटिंग के दिन पर प्रशासन ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलकर के काम किया। ये तो जाहिर है कई ऐसे खबरें हमें भी मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि 240 तो इनको खैर दिखावे में तो 240 हैं, लेकिन असलियत इनकी उससे भी कहीं और 30-40 सीटें कम रही होंगी क्योंकि वो जीत गए हैं आज, तो संख्या बता सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला लेकिन वो जीते हैं जनता की नजरों में। जी हाँ, जी हाँ। तो परिवर्तन होना चाहिए, सारे इलेक्शन की प्रतिक्रिया का परिवर्तन होना चाहिए। आप वो कहते हैं कि भाई ईवीएम से मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, हालांकि हम जीते भी फिर भी हम ईवीएम के खिलाफ हैं। तो किस किस्म का परिवर्तन होना चाहिए? मुझे याद है जब मैं 2022 का चुनाव हारा, उस समय किसी भाषण में मैंने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे उनके डिलीट कर दिए गए वोट, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम चुनाव हार गए। इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया और नोटिस में कहा कि किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि वोट डिलीट कर दिए गए और वो भी आपके यादव और मुस्लिम। तो मैंने अपने वर्कर्स से मिलकर के और पार्टी के लीडर से मिलकर के एक सूची तैयार की और जिन लोगों का वोट डिलीट कर दिया गया था, जिन्होंने वोट पहले डाला था, वोटर लिस्ट में नाम था, वाकायदा उनका एफिडेविट के साथ मैंने 18,000 ऐसे वोट जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे जिसमें कि यादव और मुस्लिम थे, उनको मैंने सूची इलेक्शन कमीशन को दी और इलेक्शन कमीशन ने किसी पे कार्रवाई एक भी नहीं की, आज तक नहीं की, अभी तक कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी आरओ सस्पेंड हो जाए या एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो भविष्य में ये वोटर लिस्ट में जो जानबूझ करके वोट डिलीट किए जाते हैं वो नहीं वो देखिए जनवरी पहली किसी भी साल में वोटर लिस्ट तय होता है। जी
हाँ, 1 जनवरी कोई भी नया साल हो, उसके बाद जब इलेक्शन होता है, चाहे वो जून में हो, अक्टूबर में हो, जब भी हो, तो तब उस एंड टाइम पे लाखों की संख्या के, सैकड़ों की संख्या के वोटर की लिस्ट में डिलीट हो जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि किस किस जहाँ कौन सी गली है जहाँ इनके पक्ष में वोट नहीं मिलने वाला, उसी को वो डिलीट कर देते हैं। तो बेचारा जो वोटर है वो जाता है वहाँ और उनको देखता है कि भाई मेरा तो वोट ही नहीं है। तो ऐसे तो ये आम करते हैं और चुनाव आयोग इसके बाद कोई कदम नहीं उठाता। मुझे याद है आजमगढ़ में, मुझे बाई इलेक्शन जब हुआ था आजमगढ़ का, तो उस समय क्या हुआ, लोगों को घर से नहीं निकलना दिया। ठीक बात है। शायद प्रशासन इनके साथ, पुलिस इनके साथ मिली हुई थी। संभल में किया, इस बार संभल में किया, तभी लोग निकले और वोट डाले। मैं अपना 3rd फेज के बाद जो पॉलिटिकल स्पीचेस दे रहा था, मैं बात यही कहता था कि वोट डालने के लिए डरोगे तो नहीं, घर से निकलोगे तो सही, आप निकल के वोट जरूर डालना, कोई रास्ता अपनाना, वोट डालना। लेकर सुना प्रभाषण। तो ये चीजें हुई हैं और कई जगह हम लोगों ने जब शिकायत की इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन ने कभी कार्रवाई नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है जब कभी भी चुनाव यूपी में होते थे, डीजीपी हटते थे, चीफ सेक्रेटरी हटते थे, या संबंधित अधिकारी जिनकी शिकायत की जाती थी उनको हटता था। सेशन साहब का वक्त था। और इस समय देखिए कि जहां बीजेपी की सरकार स्टेट में नहीं थी वहां तो अधिकारी हटाए गए, लेकिन यूपी में जो एक्सटेंशन पे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे थे, उन्हें नहीं हटाया गया, इलेक्शन उन्हीं से कराया गया। डीजीपी परमानेंट नहीं है, वो सरकार की मेहरबानी पर डीजीपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ऐसी बात है और हम सभी लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, तो ऑपोजिशन के जो नेता हैं, दल हैं, वो इकट्ठा होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये सच है कि इस तरह का कदम हम लोग को उठाना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिल करके। आप इसमें पहल कीजिए ना। मैं इस पर तैयारी करनी चाहिए, और इसलिए ज़रूरी है तैयारी कि कई बार लोगों को भरोसा नहीं है। जो बात पिछले सवाल में आपने पूछा था ईवीएम को लेकर के, कई देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ भी नहीं, उनमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ईवीएम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट, जर्मनी में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ईवीएम का आप इस्तेमाल करते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बहुत से जगह देशों में बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो हमारे देश में क्यों नहीं? तो आप नेता लोग बैठिए और इस पे तय कीजिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं हो सकता कि भाई इलेक्शन कमीशन शासन के साथ मिला हो और एक तरफिया काम हो रहा हो। तो उससे तो इलेक्शन फेयर नहीं हो सकता है, और फिर ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? लोग जान रहे हैं कि वोट किसको दे रहे हैं, उससे दुश्मनियां बढ़ रही हैं। चलिए, ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की बात। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंसी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। क्या यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी है? आपके स्पीकर लोग, आपके चेयरमैन साहब माइक बंद कर देते हैं, बोलने नहीं देते, इंटरप्ट करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? ये सवाल उठा था और उठेगा, और हमारी कोशिश होगी कि स्पीकर साहब से निवेदन करेंगे कि किसी भी लीडर का माइक बंद नहीं हो, क्योंकि वहाँ बोलने आ रहे हैं, अपनी बात कहने आ रहे हैं। अगर लोकसभा में नहीं बोलेंगे जनता की बात, तो कहाँ बोलेंगे? ये एक संवैधानिक सवाल है। आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी सांसद को बोलने का पार्लियामेंट में हक है, ये उसका हक है जी, सब्जेक्ट टू रूल्स, सब्जेक्ट टू प्रोसीजर। अब हमारा लोकसभा का प्रोसीजर या राज्यसभा का प्रोसीजर, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी का माइक बंद हो सकता है, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंटरप्ट करना चाहिए, चेयरमैन साहब को या स्पीकर साहब को इंटरप्ट करना चाहिए। ये भी नहीं लिखा हुआ कि अगर विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको जनता को नहीं दिखा सकते आप, ये भी नहीं लिखा हुआ। तो ये चीज़ें अगर स्पीकर साहब कहते हैं हम नहीं करते, तो इसका मतलब कोई अधिकारी कर रहा है। जो अधिकारी कर रहा है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो ये नेता लोग, विपक्ष के लोग क्यों नहीं ये बात उठाते? हम लोग तो ये जानना चाहेंगे उस अधिकारी को निर्देश कौन दे रहा है। वो तो ऑब्वियस है, वो तो ऑब्वियस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ही निर्देश दे रही है। बिल्कुल। तो बहुत जल्दी, क्योंकि पिछली बार भी बात सवाल उठा था और सदन बहुत दिन नहीं चला पिछली बार। आज पहला दिन था बजट का, कल बजट पेश होगा। ये बात अगर आएगी तो हम सब मिल करके आवाज़ उठाएंगे कि किसी भी सांसद का माइक बंद नहीं हो। हम यहाँ बोलने आते हैं, हमारा अधिकार बनता है कि हम अपनी बात कहें। मैं आपको सुझाव दूंगा, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो मुझे मालूम है उसका निर्णय क्या होगा। और अगर वही निर्णय होगा जो मैं समझता हूँ, तो निश्चित रूप से आपको
पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक हक है। देखिए, आपको याद होगा कि एक ऐसा वक्त होता था जब दूरदर्शन केवल क्रिकेट मैच दिखा सकता था, कोई और दिखा नहीं सकता था। हाँ? फिर 1990-91 में मुझे याद है एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि आम जनता का हक है देखने का क्रिकेट मैच को, ये पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है ना? तो अब जो भी कार्रवाई पार्लियामेंट में हो रही है, दैट इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ठीक बात। जनता का, उनका ये राइट है एंड पार्ट ऑफ देयर फ्रीडम, बिकॉज दे वांट टू नो कि भाई पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। तो उस राइट का उल्लंघन हो रहा है अगर आपका माइक बंद हो जाए और यार आपको दिखाया ना जाए। ठीक, इस पे हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बातचीत करेंगे। अगर इतना आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम लोग बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत ही अहम बात है कि ज़रूरी भी है, और ख़ास तौर पे क्योंकि इस स्तर पे पहुंच गई है राजनीति, इतना तनाव हो गया है देश में कि केवल करवाहट के, केवल एक दूसरे पे आरोप लगाना, देश की जनता के सामने जो चुनौतियां हैं, जो चुनौती किसानों की चुनौती है, बेरोज़गारी की चुनौती है, इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और जिस तरह से नीट में हो रहा है, मैंने तो हमारी पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। और नीट के बारे में सुप्रीम कोर्ट रोज़ के रोज़, सुप्रीम कोर्ट बेचारी क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट को तो इतना ये तो यही कदम उठाएंगे ना ठीक करने के लिए, लेकिन हर न्यूज़ पेपर, हर पेपर का लीक हो रहा है, तो इसमें भी विपक्ष क्या करने वाला है? नहीं, हम लोगों ने तो कहा सदन में आज कि नीट का, केवल नीट का रिकॉर्ड नहीं है जो रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, ये पेपर लीक का रिकॉर्ड बना रहे हैं सरकार के लोग। कोई रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, पेपर लीक सबसे ज़्यादा है। और नीट इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं इनके अपने लोग उसमें शामिल हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे या जो रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोगों की जानकारी में आ रहा है कि अगर 30,000 सीटें हैं सरकारी, और कुछ ही सेंटरों से अगर वो 30,000 सीटें भर दी जाएंगी, और वो दिख रहा है कि 600 या 650 या आउट मार्क्स जहां आ रहे हैं, वो सेंटर्स कहाँ के हैं? सीकर का पता लग रहा है कि 2000 से ज्यादा एक ही जगह बच्चे पास हो गए, जिनको इतने बड़े पैमाने पर सरकारी फिर डॉक्टर बन जाएंगे, वो फिर डॉक्टर बन जाएंगे। तो वही हमारी जान से खिलवाड़ कर रही है सरकार। कम से कम सरकार को इससे हमारी जान से खिलवाड़ न करे, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है सरकार। नहीं, बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही ज्यादा। और लोग पकड़े जा रहे हैं, सीबीआई ने पकड़ा है, तो अगर सरकार को किस बात से ये रोकने की प्रयास करेगी, परीक्षा क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? सुनने में तो ये आता है कि कुछ जो अधिकारी एनटीए के जो चेयरमैन थे, उनके संबंध बीजेपी और बीजेपी के परिवार के लोगों के साथ बहुत खासम खास रहे हैं। यानी ये तो बात बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, और ख़ास तौर पे देश के स्वास्थ्य की ऐसी दिशा हो जाए कि जिस डॉक्टर के पास मेरिट ही नहीं है वो आपका इलाज करने जाए तो क्या होगा? जान से खिलवाड़ करना सरकार की नीयत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, तो बात खैर हमने देखा कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्या अभी कुछ दिन के बाद पता चलेगा बजट सेशन किस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन ये बताइए कि इंडिया अलायंस की जब हम बात करते हैं तो इकट्ठा होकर कौन से आपने फैसले लिए? मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन का परिणाम देखा जाए तो बंगाल में ममता जी जीती, और उत्तर प्रदेश में आपकी वजह से जीते, और महाराष्ट्र में वो उद्धव जी और शरद उनकी वजह से जीते, और केरला में तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ भी जीत हुई है आपकी इंडिया अलायंस की, वो एक्चुअली प्रदेश के लेवल पे जीत हुई है, उसमें इंडिया अलायंस का ज़्यादा कोई योगदान रहा नहीं मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ। इंडिया अलायंस जब बना था, और मुझे याद है जब नीतीश कुमार जी ने बनाया था, तो नीतीश कुमार जी ने यही पक्ष रखा था कि रीजनल पार्टीज़ जो जहाँ जितनी मजबूत हैं उनको फ्री हैंड दिया जाए, और उनके माध्यम से जो और दूसरे दल हैं वो चुनाव लड़ें। और वो जब रिजल्ट आया तो वो दिख रहा है जो कभी नीतीश कुमार जी ने कहा था। जी हाँ, यही बात मैं चर्चा नीतीश कुमार, जहाँ से इंडियन अलायंस बना था। जी हाँ, इंडियन अलायंस का एक एडवांटेज जो हम लोगों को मिला वो ये था कि नेशनल नैरेटिव एक बन गया। जी हाँ, कि जो नेशनल लेवल पर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो एक इंडियन अलायंस है। लेकिन इंडियन अलायंस के अंदर जो रीजनल पार्टीज थीं
जो जिस प्रदेश में था उसने अपने हिसाब से परिस्थितियां समझी, उस हिसाब से जो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम है कि बीजेपी को रोका जा सका। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो आदरणीय ममता जी ने जो बंगाल में लड़ाई सीधी लड़ी, बिहार में हम थोड़ा चूक गए, दिल्ली में हम थोड़ा पीछे रह गए। जहां हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में अच्छा होगा इंडिया अलायंस, या तेलंगाना में बहुत अच्छा होगा, कर्नाटका में बहुत अच्छा होगा। जहां तो 1 to 1 रहा, देखिए ना, जहां देखिए आप कोई भी प्रदेश में 1 to 1 जहां फाइट हुई, गुजरात में 1 to 1 फाइट हुई, मध्य प्रदेश में 1 to 1 फाइट हुई, वहां अलायंस का कोई जोर ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी प्रदेश की पार्टियां हैं, उनकी वजह से आज विपक्ष की इतनी सीटें आई हैं। लेकिन जो इंडिया अलायंस का एक ढांचा बनना चाहिए, मैं समझता हूं वो आज तक नहीं बना। हो सकता है उस समय हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा गुजार दिया, अगर समय न गुजारा गया होता तो शायद सरकार भी इंडिया अलायंस की होती। आपको एक सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए था, इंडिया अलायंस का सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए था। वहाँ आपको इंडिया अलायंस के स्पोक्स पर्सन होने चाहिए थे, ताकि अगर मोदी जी कुछ कहें तो अलायंस की तरफ से कोई बोलने वाला हो, रिएक्शन आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो नहीं बना ढांचा, उससे मैं थोड़ा समझता हूँ कि आपका नुकसान हुआ है। अभी आपके पास 5 साल हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ में थोड़ी शुरुआत आप लोगों को करनी चाहिए। अभी उस पर पीछे मुड़ के क्या देखें, लेकिन हाँ, आगे कुछ अगर इस तरह के सुझाव होंगे तो विचार करना चाहिए हम सबको। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इकट्ठा होकर आप नहीं लड़ोगे, तब तक मोदी जी कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहेंगे। हाँ, बीजेपी इस समय कमज़ोर है, बीजेपी बैकफुट पर है, और बीजेपी को कोई रास्ता नहीं है। अभी तो आपके प्रदेश में बाई इलेक्शन भी आने वाले हैं। उसकी तैयारी है, हालांकि सरकार अपनी तरह से तैयारी कर रही है, बीजेपी सरकार से मिलकर तैयारी कर रही है। लेकिन वहाँ जनता इस बार फिर बीजेपी को हराएगी। तो अभी देखो, बाई इलेक्शन में इनकी बुरी हालत हुई है, सब जगह हारे। हाँ, सब जगह हारे हैं अभी। जो जहाँ रिजल्ट हुआ सबसे बुरा हारे वो। बंगाल में तो 4 के 4 सीटें ममता जी जीती। चलिए, इस बात को छोड़ के हम बात करते हैं हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति की। हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति इस तरह से उसका ढांचा है कि चंद लोग अमीर के अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब बेचारा महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो और विपक्ष का क्या सोच है इसके बारे में? हालांकि जो अभी तक इनके बजट देखे हैं और सरकार के जो फैसले हैं, वो अमीर को अमीर बना रहे हैं, गरीब को गरीब बना रहे हैं। कहने को तो उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन किसान जब अपना हिसाब किताब ठीक से लगाता है तो किसान के साथ भी और खेती बाड़ी के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ की है। और जिस देश में किसान के साथ खिलवाड़ शुरू होगी, वो देश की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर होगी? जो सबसे नीचे हमारे पायदान पे हैं लोग, उनका जीवन क्या बदला है इन्होंने। कहने को सरकार ये कहती है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन हमारे पर कैपिटा इनकम क्या है? और अगर हम पर कैपिटा इनकम देश की मान लें, जो है हमारे लोगों, ब्रिक्स कंट्रीज में से लास्ट हैं हम, अगर हम लास्ट हैं तब भी है, तो फिर हम राशन देकर कैसे हम लोगों को जीवन यापन करने दे रहे हैं? सही बात। तो आपकी एक तरफ पर कैपिटा इनकम है, दूसरी तरफ आप कहते हैं हम इतने लोगों को राशन दे रहे हैं, उनका जीवन चलवा रहे हैं। $2000 है भाई साहब। तो आप कंफ्यूज हैं कि आप अर्थव्यवस्था के साथ क्या चाहते हैं। और फिर अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आपकी, इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार कैसे हैं नौजवान? नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं, और फिर आप नौकरी कौन सी दे रहे हैं? आप बड़ा पढ़ा लिखा लड़का आपका डिलीवरी बॉय बन गया। उत्तर प्रदेश में भाई साहब 47 लाख लोगों ने अप्लाई किया 60,000 इंस्पेक्टर की नौकरियों के लिए। ठीक है, 47 लाख मैंने खुद देखा। और वो पेपर जो लीक हुआ था, और अगर रिजल्ट आ गया होता, हो सकता था कि 2 लाख बच्चों को 100 में से 100 नंबर मिले होते। तो ये सरकार नौकरी कहां से देती? सही बात। तो अगर आपके इतने बच्चों ने पेपर लिखा, पेपर लीक हुआ और 2 लाख बच्चों को 100 नंबर आ गए होते, तो परीक्षा कहां देते? इसलिए उन्होंने उस परीक्षा को रद्द किया। और अभी हाल में ही एयर इंडिया की जो नौकरी निकली मुंबई में,
हाँ उधर देखो 26, 26 भगदड़ बच्चे भगदड़ पहुंच गए, हाँ भगदड़ जिसमें 800 लोडर की नौकरी थी। सही बात है। तो अगर हम फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम G20 में इन्वेस्टमेंट और दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम ये तरक्की की हैं, तो वो है कहाँ, जमीन पे तो नहीं दिखता है। नहीं, सभी चीज तो आसमान पे हो रही है ना, और फिर- भाषण भी आसमानी है, सब कुछ खोखला है इनका। और अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं दिल्ली वाले, तो यूपी वाले हमारे कहाँ पीछे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं से चुन करके आते हैं। वो कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। जो इकोनॉमी 25 लाख करोड़ की अभी बनी है और उन्हें 80 लाख करोड़ तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? क्या दिल्ली की सरकार मदद कर रही है? और मैंने भी कुछ दिन पहले हाउस में प्रधानमंत्री जी ने जो गांव गोद लिए थे उनके बारे में मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी के लिए हुए गोद गांव की तस्वीर अगर नहीं बदली है, तो देश के गांव की किस गांव की तस्वीर बदली होगी? बट बिजनेसमैन जिनको इन्होंने गोद लिया उनकी तो तस्वीर बदल गई। लेकिन ये सरकार ऐसी भी है, कब किसको गोद में लेगी, कब किसको अनाथ छोड़ देगी। सही बात। तो बहुत जल्दी अनाथ भी छोड़ देती है सरकार। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। तो गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर नहीं की, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया, अच्छे दिन तो भूल गए। अच्छे दिन तो आने ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये लोग चले जाएंगे तो अच्छे दिन तो नहीं आएंगे, खुशियों के दिन तो आएंगे। हाँ, खुशी। नमामि गंगा, गंगा को साफ करना। अभी लखनऊ में एक नाले पर रिवर फ्रंट बनाना चाहती है सरकार। दुनिया में नाले पर रिवर फ्रंट कभी नहीं बना होगा। कुकरेल नाला है। ये तो हर चीज यूनिक। नाले में से पहले कुकिंग भी करते थे, आपको याद होगा ना, जी। वहां पर नाले से तो कुछ भी हो सकता है। क्या आप बता रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं? जिस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, नौकरी निकले, किसान का भला हो, वहाँ दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। देश की राजनीति को बदलना होगा और आप लोगों को सब एकजुट होकर इस पे बहुत संघर्ष करना होगा। और देश की आम जनता आपके साथ है। आपको शुभकामनाएं। हम भी आप लोगों के साथ हैं कि हम भी चाहते हैं कि देश उज्जवल हो और गरीब आदमी को शिक्षा मिले, सम्मान मिले और स्वास्थ्य की उसकी समस्या हो वो मैं इतनी महंगी ना हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक देश आगे बढ़ नहीं सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बुलाया। बहुत और सच है यही कि पढ़ाई सस्ती हो, इलाज सस्ता हो, किसान को लाभ मिले, तो शायद हमारा देश और आगे बढ़ेगा। हम मिलके कुछ करेंगे ऐसा ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।